वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम लास्ट दिसंबर में 2022 में जो क्वेश्चन पेपर था, जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके आंसर देखेंगे BSOC 132 के। ये आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम था जिसमें आपके 100 मार्क्स टोटल हाईएस्ट थे, जिसमें आपको 35 पासिंग मार्क्स लाने होता है। इनमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला, क्या भारत एक बहुल समाज है? भारत में व्याप्त एकता के कुछ बंधनों की चर्चा करनी है। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो जातीय, भाषा, धर्म और जातिगत विभाजन की भीड़ की विशेषता है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीयता के लोक आचार वाले सभी वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। राष्ट्र के बीच जटिलता और इतनी विविधता के बीच व्यापक रूप से स्वीकृत सांस्कृतिक विषय एकता, भाईचारे और संविधान की मूल्य की भावना व्यक्ति को बांधती है और सामाजिक सद्भाव की व्यवस्था को बढ़ाती है। मतलब जो हम आपका संस्कृति वगैरह ये एकता और भाईचारे को बढ़ाती है। इसके वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है, आपका बहुलवादी समाज है। स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक समानता, भाषाई पहचान और अन्य आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विभिन्न हिस्सों में सामने आई। मतलब वहाँ मांगे हुई कि हमें अलग अलग राज्य बना के दो। हालांकि सरकार ने विभिन्न राज्यों को पुनर्गठन किया और नए राज्यों को भी बनाया। इस तरीके से संस्कृति हमारे यहाँ बरकरार रही। भारतीय समाज बहु संस्कृति, बहुजातीय और बहुवैचारिक निर्माण का एक उदाहरण है जो अस्तित्व में एक बार सद्भाव पर प्रहार करने और व्यक्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है कि जातीय समाज है, बहुभाषीय समाज भी यहाँ पर, बहुल वर्ग, बड़े बड़े वर्ग समाज हैं, पितृसत्तात्मक समाज भी है, विविधता में एकता है, जनजाति परिवार, समानता प्रणाली, अध्यात्म और भौतिक के बीच संतुलन, व्यक्ति और सामूहिकता के बीच संतुलन भी है, और परंपरावाद और आधुनिकता का सह अस्तित्व भी है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिनमें अनेक एकता पाते हैं, जैसे विभिन्न जातियों और पंथों, धर्म और क्षेत्रों, मान्यता और मान्यताओं के लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। भारत पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 5000 वर्षों की इस लंबी यात्रा में हम पर विभिन्न धर्मों और संस्कृति से संबंधित कई शासकों का शासन हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे देशों में चले गए और भारत ने उन्हें खुली दिल से स्वीकार किया। इस आदान प्रदान के कारण हम अपने देश में धर्म, संस्कृति, जाति और धर्म के संदर्भ में बहुत विविधता देख सकते हैं। हालांकि इन सभी विविधताओं के बावजूद भारत अंधेरे के घंटों में कई एकजुट रहा और एकजुट भावनाओं से सभी संकटों का सामना किया। जो धागा सभी भारतीयों के एक साथ बांधता है उसे विविधता में एक रूप में माना जाता है। इस लेख में हम भारत में एकता का अर्थ, भारत में विविधता के प्रकार, विविधता क्या है, संविधान में एकता के प्रावधान, इसका महत्व और एकता प्राप्त करने के लिए आने वाली बाधाओं के बारे में जानेंगे। जम्मू और कश्मीर से अन्य कन्याकुमारी तक भारतीय विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न परंपराओं को पालन करते हैं, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद प्यार और शांति के साथ रहना भारत की विविधता, एकता की अवधारणा का वर्णन करता है। प्रश्न संख्या आपकी दूसरा, भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया कैसे बदल रही है, चर्चा करना है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। इसमें उद्योग, धंधों तथा बोलबाला होता है। वस्तुतः ये आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादक, धर्म, धातु क्रम की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली के बड़े पैमाने पर संकट है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि का कारक, यूरोप तथा अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। मशीनों के आविष्कार के परिणाम स्वरूप श्रमिक, शिल्पी और कारीगर बेकार हो गए। इन बेरोजगार श्रमिकों को नगर क्षेत्रों में रख लिया गया। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों के प्रयोग और औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीकरण का सूत्रपात हुआ। भारत में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह नगरीकरण का नहीं हुआ। भारत में नगरीकरण के निम्नलिखित कारण रहे। रेलों का विकास, रेलों के विकास ने भारत के व्यापार क्षेत्र की क्रांति ला दी। भारत में रेलों का विकास 2 आवश्यकता की दृष्टि से रखकर किया गया था। पहला, प्रशासनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए, दूसरा व्यापारिक केंद्रों पर वस्तुओं और कच्चा माल एकत्रित करने के लिए। अकाल 19वीं सदी में भारत में पड़ने वाला काल भी नगरीय जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न मिलने के कारण ग्रामीण रोजगार की तलाश में नगर की ओर चल पड़े थे। इस प्रकार 72 से 81 और 1891 की अवधि में भीषण अकाल पड़ने के कारण नगरों की तरफ जनसंख्या का पलायन हो गया। नगरीय जीवन का आकर्षण, नगरीय जीवन में कुछ ऐसे आकर्षण है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए जमींदारों ने 19वीं और 20वीं सदी में नगरों में बसने की प्रवृत्ति उभरी। उद्योग का विस्तार होता गया, नगरों में स्थायी रोजगार होते रहे, जिसके कारण आपका औद्योगिकरण बढ़ा। इसके अलावा औद्योगिकरण नगर का संबंध क्या है?
मथुरा रिफाइनरी, मथुरा विवरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण विकास प्रक्रिया का एक ही अंग है। वस्तुतः ये आधुनिकीकरण का एक अंग है जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। औद्योगिकरण से हानि, निवास स्थान में कमी, गंदी बस्तियों में वृद्धि, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन, संयुक्त परिवार का विघटन, भ्रष्टाचार, संघर्ष तथा स्पर्धा में वृद्धि। विशेष विश्व बैंक अनुसार 2020 तक भारत विश्व एक ऐसा देश होगा जिसके हवा, पानी, जमीन और वनों पर औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा दबाव होगा। वहाँ पर्यावरण बुरी तरह बिगड़ जाएगा, जो हो चुका है आज, और प्राकृतिक संसाधनों की सांसें टूटने लगेंगी। अन्य जानकारी, औद्योगिकरण का एक नुकसान कार्बन गैसों के उत्सर्जित के रूप के सामने आया है। आज चीन दुनिया का सबसे अधिक कार्बन गैसों का उत्सर्जन करता है। वहाँ प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर 21 टन है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। इसलिए यह आधुनिकीकरण एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने का उत्पादन, धातु अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। नगरीय जनसंख्या वृद्धि का कारक आपका वृद्धि हुई है, जैसे आपका रेलों का विकास से हुई है, ठीक है, प्रशासनिक कारण, ये आपका हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जाति की परिभाषा देना है और इसके प्रभाव बताने हैं, क्या क्या पढ़ते हैं समाज में। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा कास्ट की हिंदी का रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाल भाषा कास्टा से हुई थी, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल, भेद है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कस्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ है विशुद्ध। कास्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1665 में ग्रेसिया डिओर्टो ने प्रजाति समूह के विभेदन के लिए किया गया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूह जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन में दिखाई पड़ता है। भारत में अन्यथा 3000 से ज़्यादा जातियाँ हैं और अनेक उपजातियाँ भी हैं। शास्त्र वर्णित सिद्धांतिक आधार के अतिरिक्त जातियों के सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों के आधार पर आधारित है, ठीक है। जैसे आपका जे.एच. हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाई में विभाजित रहता है। सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति परिवार या कई परिवारों के समूह का संकलन है, जिसको एक सामान्य दिया गया है जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है, और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट है। जाति प्रथा की विशेषता एक के अन्यता के निम्नलिखित संरचनात्मक या सांस्कृतिक विशेषता का उल्लेख किया गया है। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित फिक्स कर रखे हैं। जातियों में ऊंच नीच का संतरण पाया जाता है। जन्म से ही मनुष्य की जाति निर्धारित हो जाती है और संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्रह्मांडों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक आंदोलन क्या है और भारत में दलित आंदोलन की क्या उदाहरण के साथ बताना है, कैसे कैसे रहा। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्ति और या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशेष सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं, किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं। आधुनिक पाश्चात्य जगत में सामाजिक आंदोलन शिक्षा के प्रसार के द्वारा तथा 19वीं सदी में औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आगमन में वृद्धि के कारण संभव हुआ। आधुनिक आंदोलन संसार भर में लोगों को जागृत करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा अंतर्जाल का सहारा लेते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े महान नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे प्रभावशाली आंदोलन से एक है तथा भारत का सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन। बाबा साहब का आंदोलन भारत देश के पिछड़े, गरीब, दलित लोग के लिए था, मानव अधिकार देने के लिए था। यह भारत की सबसे बड़ी क्रांति थी। बाबा साहब को संविधान का निर्माता थे, इसलिए उन्होंने देश शोषित करने लोगों को अधिकारों का संघर्ष किया और सफलता पाई। इन्होंने महाड़ सत्याग्रह, चवदार तालाब आंदोलन, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन प्रसिद्ध है। चुनावी राजनीति में दलितों और उनके संगठनों की भूमिका को विश्लेषण कर सकेंगे। लिखते हैं कि दलित आंदोलन एक सामाजिक क्रांति जिसका लक्ष्य उदारता, समानता और सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर सदियों पुराने पद अनुक्रमित भारतीय समाज को बदल कर सामाजिक परिवर्तन लाना है। दलित आंदोलन एक सामाजिक रूप से आधारित
आंदोलन था जिसका उद्देश्य सदियों पुरानी पदानुक्रम को हटाना था। जैसे आपको उसमें समान व्यवहार नहीं करते थे, स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, वो जो बहुत पहले शुरू हुआ था, वर्ष 1970 तक बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। दलित आंदोलन की नींव भारत की ऊंची जातियों के कुकर्मों के द्वारा उसको ख़त्म करने के लिए करी गई थी कि जो नीची जाति और दलित जाति है उनको भी बराबर हक मिले। श्रम के विभाजन ने काम करने वाले मजदूरों को विभाजन को आगे बढ़ाया जो असमानता और शोषण पर आधारित है। जाति व्यवस्था ने दलित जीवन को एक रोगग्रस्त स्थिति में गिरा दिया जिसमें नौकरियों को जातियों में बदल दिया गया। शूद्र को समाज के उच्च वर्गों द्वारा खराब तरीके से देखा जाता था। आपका लास्ट क्वेश्चन इसका 5वां हमने करा डायरेक्ट। ग्रामीण एवं नागरिक सामाजिक वर्गों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। ये कुछ अंतर हैं आपके कि बहुत अंतर होता है। जैसे आपका पहला, ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार होते हैं, परिवारों की सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लेकिन नगरीय समुदाय में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामीण समुदायों में पारिवारिक प्रथा रीति रिवाजों द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, लेकिन नगरों में सामाजिक नियंत्रण कानून द्वारा होता है। ग्रामीण समाज में सदस्यों की जीवन सीमित और नियंत्रित होती है, जबकि नगरीय समुदाय में लोगों की गुमराह होने की संभावना अधिक होती है। ग्रामीण समुदायों में प्राथमिक समूह महत्वपूर्ण होता है और सदस्यों के बीच संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय में द्वितीयक समूह होते हैं और औपचारिक संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण समुदायों में आमतौर पर रूढ़िवाद पर जोर दिया जाता है, जबकि समुदाय में नागरिक समुदाय में लोग रूढ़ी और सामाजिक परंपराओं के अपेक्षा कम प्रभावित होते हैं। इनका हमेशा सादा जीवन ईमानदार होता है, जबकि नगरीय वालों को बनावट, जटिलता और अचालाकी वाला होता है। ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठता, स्थिरता, सहयोग और अपरिवर्तन, जबकि नगरीय में परिवर्तनशील आती रहती है। ग्रामीण समुदाय में कृषि एक मेन व्यवसाय है, लेकिन नगरीय में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। ग्रामीण समुदाय में भाग्य, सहनशीलता और अंधविश्वास पर अधिक पाया जाता है, लेकिन नगरीय में कम होता है। इनमें मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है, लेकिन आपका नगर में अनेक संस्कृतियाँ और अलग अलग संस्कृतियाँ भिन्नता पाई जाती है। मतलब आपको इसमें गांव में और नगर में लोग रहते हैं उनमें कोई डिफरेंस अच्छे से आपको करना है। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कस नहीं खाता होता, आपको कुछ इस तरीके से ये आंसर अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख के आने हैं ताकि आप आसानी से पास हो जाएं। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।